हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश। और इस चैनल में हम लोग फिजिक्स के अलावा भी कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस समय तो आज हम पहला वीडियो, इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो, इससे पहले एक चैनल हमने स्टार्ट किया था लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं लगा। बहुत दिन तक थोड़ा बहुत करके उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इसमें एकदम तन मन से हम लगे हुए हैं और आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग रहेगा तो हम बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्यारे से YouTube चैनल में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स का आज पहला लेक्चर है और उस पहले लेक्चर में यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है और अभी शुरू कर रहे हैं लिखना डिजिटल बोर्ड पे, तो आप उसको अन्यथा न लें। धीरे धीरे ठीक 1-2-3 वीडियो के बाद क्वालिटी एकदम जबरदस्त मिलेगी, ठीक। और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो और भी मेहनत से लगन से हम पढ़ाएंगे और आप भी मेहनत लगन से पढ़ें, यही आशा कर रहे हैं हम आपसे। देखिए बेटा, तो हम लोग इससे पहले हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे बनारस में, तो एक छोटा सा देखें, छोटा सा वीडियो क्लिप एक्स्ट्रा क्लास के लिए कैसे बच्चे फिजिक्स पढ़ने के लिए एकदम से उत्सुक हैं। ठीक, देखें इस वीडियो को। ये हमारे बच्चे हैं, देखिए ये इतनी ठंडी में भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जान दिए हुए हैं सब। ये बच्चे फिजिक्स पढ़ते हुए। हाँ देखिए बेटा, ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है जरा ध्यान दें आप। क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में 2 यूनिट पढ़नी है, 2 इकाई। पहले को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान दें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग ठीक ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं जरा ध्यान दें, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। नाम से क्लियर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें आवेश क्या रहेगा, ठीक, आवेश जो है इसमें नाम से ही स्पष्ट है, आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्थिर वैद्युतिकी की, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। मतलब इस यूनिट में आवेश केवल स्थिर रहेगा और वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, उसके गुण क्या क्या हैं, उसको हम लोग डिटेल में ठीक इस इकाई में हम लोग देखेंगे। ये इकाई फर्स्ट है, ठीक। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो यूनिट है वो कौन यूनिट है, फर्स्ट, ठीक ना। यूनिट फर्स्ट है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं या हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इसमें स्थिर आवेश स्थिर रहेगा। स्थिर आवेश के गुणों और प्रभावों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी ध्यान दीजिएगा, दूसरी इकाई है जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकेंड इकाई क्या है, ठीक, दूसरी इकाई को हम लोग यहाँ पे देखें। ये जो इकाई हम लोग देख रहे हैं ये सेकेंड इकाई है, ठीक। दूसरी इकाई है यूनिट सेकेंड है और यूनिट सेकेंड में आवेश क्या है, गतिमान। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत गतिकी। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भैया हो वैद्युत गतिकी, ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसमें ठीक ध्यान देंगे आप, इसमें गतिमान आवेश के प्रभावों एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें आप, ठीक, इसमें आवेश कैसा रहेगा, गतिमान रहेगा। ध्यान सुनेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत गतिकी कहलाती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वैद्युत गतिकी, वैद्युत का अर्थ है वैद्युत आवेश से, गतिकी का मतलब गतिमान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश गतिमान या गतिमान आवेश के गुणों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वैद्युत गतिकी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये 2 इकाई को पढ़ना है
अब देखें, इकाई फर्स्ट में कुल 2 चैप्टर हैं केवल, ध्यान दें, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इकाई सेकेंड में हम लोगों को केवल और केवल 2 चैप्टरों को पढ़ना है, और जबकि इकाई सेकेंड में कुल 6 चैप्टर, वैसे कुल मिलाकर ठीक फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में, क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में कुल 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। और 8 चैप्टर बेटा आपको हम पढ़ाने वाले हैं, वो भी बिना किसी पैसे के, कुछ पैसा आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना, और एकदम सिस्टम से शुरू से लास्ट तक ठीक पढ़ाएंगे भी, और पूरा नोट्स आपको हम देंगे, खुद के हाथों से बनाया हुआ ठीक आपको नोट्स मिलेगा। तो ठीक आप लोग लगे रहें, और थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अपने मित्रों को भी ठीक इसके बारे में बताएं, ताकि जितने लोग रहेंगे उतने मेहनत से, उतनी बढ़िया क्वालिटी से ठीक हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो ध्यान दें बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आते हैं, और दोनों चैप्टर आपके सामने। पहले चैप्टर को हम लोग कहते हैं ठीक, पहले चैप्टर को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, ध्यान दें, पहले चैप्टर का नाम है यहां पे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे हम लोग कुछ ही देर में क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक, कुछ ही देर में इसको हम शुरू करेंगे, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और दूसरा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसे हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे हम लोग कहेंगे, हाँ देखें, एक दूसरे को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव। जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है भैया, वो वैद्युत विभव। जरा ध्यान दें, दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव एवं संधारित्र, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक, ये दोनों चैप्टर हम लोग पहली इकाई में स्थिर आवेश यानी स्थिर वैद्युतिकी में, जिसमें आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर में आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, दोनों ही चैप्टर में आवेश स्थिर रहेगा। और जानिए ठीक, स्थिर आवेश जो होता है वो केवल वैद्युत, अभी नोट के पॉइंट में हम यहां बता देंगे आपको, ठीक, अभी तुरंत बताने वाले हैं, पहले इनको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, ये 2 चैप्टर हो गए, पहले यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है। फिर दूसरी यूनिट आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी वैद्युत गतिकी में कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं बेटा। वो 6 चैप्टर कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, वो 6, पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम ठीक जनरली क्या कह लेते हैं, वैद्युत धारा, जिसे बेटा हम लोग ठीक जनरली क्या कह लेते हैं, वैद्युत धारा। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग कह सकते हैं इसे। हाँ, ये वैद्युत धारा। ठीक, ये वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा नाम से एक धारा प्रवाह तभी होगी जब आवेश प्रवाहित होगा, यानी स्पष्ट हो गया कि अब इसमें आवेश क्या करने लगा, चलने लगा, अब आवेश चल रहा है। ध्यान दें, तो पहला चैप्टर ठीक इस यूनिट का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत धारा है यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा चैप्टर, ध्यान दें बेटा, दूसरा चैप्टर क्या है, ठीक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, हाँ, दूसरा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, दूसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर गतिमान आवेश। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते रहें, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, ये दूसरा चैप्टर हो गया दूसरी यूनिट का। तीसरा चैप्टर ध्यान देंगे आप, मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीय पदार्थ। ध्यान दें आप, ठीक, चुंबकीय पदार्थ एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, इसे कहते हैं, ध्यान दें, नेक्स्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर। ठीक है, दूसरी यूनिट का चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, हम लोग देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ देखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, ये हो गया आपका चौथा चैप्टर, दूसरी यूनिट का चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर या अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, पांचवा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, पांचवें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, हाँ पांचवें चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, ये भी बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, और ये है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले जो लास्ट है। ठीक, लास्ट है भैया, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, ये इतने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में। 2 चैप्टर पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और कुल कितने 6 चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। कुल मिलाकर के 8 चैप्टर का अध्ययन करना है हम लोगों को। ठीक बेटा, तो वैसे तो बेटा थोड़ा सा हम पीछे हो गए हैं, ठीक, कुछ व्यस्तता की वजह से। ठीक, कई काम आ गए जिसके कारण थोड़ा पीछे हो गए हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक, कुछ भी बचेगा नहीं, यहां तक कि रिवाइज भी करेंगे और क्रैश कोर्स भी लाएंगे। और जानते हैं दो सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, और बेहतरीन तरीके से पूरी मेहनत लगन के साथ हम पढ़ाएंगे। अब देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यदि कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताएंगे। इसमें इतने चैप्टर यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, इसमें गतिमान आवेश का। हाँ देखिए बेटा, तो वैद्युत आवेश क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, क्लास 12 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ध्यान देंगे आप, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये हम लोगों का पहला चैप्टर है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हाँ देखें, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम लोग के चैप्टर का नाम है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, वैद्युत आवेश। ध्यान दे बेटा, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ये वैद्युत आवेश है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो ध्यान दें, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ या वस्तु का मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण, मौलिक गुण। ये क्या है, मूलभूत गुण या मौलिक गुण, यानी ऐसा ये गुण है जो हम ये नहीं कह सकते कि कहां से आ गया है। जैसे किसी पदार्थ का द्रव्यमान मूलभूत गुण होता है, यानी ये द्रव्यमान कहां से आ गया ये हम नहीं पूछ सकते। द्रव्यमान है हर वस्तु में, हर पदार्थ का अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसी तरीके से ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, ठीक, मौलिक गुण है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा वैद्युत आवेश कहते किसे हैं, तो किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण, ध्यान दें बेटा, हम कह सकते हैं, या किसी वस्तु का, कितनी बढ़िया डेफिनेशन, एकदम याद रखिएगा भैया, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण, ध्यान दे बेटा, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण, वैद्युत आवेश, ध्यान दे, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण, हाँ ध्यान दें आप सभी, जिसके कारण, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण, वस्तु जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, ध्यान दें, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र
या, ध्यान दें, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दें, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। समझे आप, दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। तो किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनसे प्रभावित होता है, ठीक, उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनसे प्रभावित होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, प्रभावित भी होगा तथा इनसे, पूरी एकदम डिटेल में डेफिनेशन बता रहा, कोई वैद्युत आवेश पूछे तो बता दे, एकदम स्पष्ट परिभाषा है, ध्यान दें आप। तथा इनसे क्या होता है, प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। हाँ, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक। ये वैद्युत आवेश की परिभाषा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वैद्युत आवेश कहते किसे हैं, फिर से सुने आप, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनसे क्या होता है, प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश। मतलब किसी वस्तु के अंदर यदि, ध्यान दीजिएगा, ये गुण आ गया, यदि किसी वस्तु या पदार्थ के अंदर यदि यह गुण आ गया तो जानते हैं क्या होगा, ठीक, वो वस्तु या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगी, ठीक, या इसे यदि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो यह प्रभावित होगी, ठीक। तो वस्तु का ऐसा गुण क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश। ध्यान दें आप, किसी, जैसे कोई वस्तु आवेशित हो गई तो ये समझिए कि वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगी, ठीक, या इसे यदि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो यह प्रभावित होगी, ठीक। हाँ, प्रभावित होगी, या तो इस पर वैद्युत, तो इस पर क्या लगेगा, आकर्षण बल, प्रतिकर्ष, मतलब एक तरीके प्रभावित होने का मतलब क्या, इस पर बल लगने लगेगा, या तो वैद्युत बल लगेगा या चुंबकीय बल लगेगा, ये स्थिति होती है, ठीक। तो ध्यान दें बेटा, ये हमने आपको वैद्युत आवेश, हाँ, यदि यदि स्थिर आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक, और वो वैद्युत क्षेत्र में ले जाके रखेंगे तो प्रभावित होगा। और यदि गतिमान आवेश है, आवेश मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। समझ रहे हैं आपने, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि गतिमान आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगेगा। एकदम याद रखेंगे, काफी डिटेल में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वैद्युत आवेश, ठीक, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक, तथा इनसे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक, वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब किसी वस्तु के अंदर यदि वैद्युत आवेश का गुण आ जाएगा, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसे वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो प्रभावित भी होगा। ये हमने आपको वैद्युत आवेश बता दिया। अब इसके खोज के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत आवेश खोज कब हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, ये कितने प्रकार का होता है, अब वैद्युत आवेशन की विधियां क्या हैं। तो चलो बेटा ध्यान दीजिएगा। तो किसी वस्तु का अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक, वैद्युत आवेश के बारे में छोटी सी कहानी है, ठीक, ध्यान दें आप। तो आज से सभी लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ देखिए बेटा, तो आज से लगभग 2500 साल पहले, बताया जाता है कितने साल, 2500 साल, ठीक ना, 2500 साल, हाँ 2500 साल, हाँ पहले की बात है, 2500 साल पहले की बात है। एक यूनान के दार्शनिक, यूनान के दार्शनिक कौन है, थेल्स, ठीक, यूनान के दार्शनिक थेल्स, 2500 साल पहले की बात है। और यूनान के दार्शनिक कौन थे, थेल्स, ठीक। सबसे पहले थेल्स ने बताया कि जब अंबर की छड़ को
अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ा जाता है। अंबर की छड़, अंबर एक प्लास्टिक की तरह ही ठीक होता है पदार्थ, जिसे नाम दिया जाता है क्या, अंबर। ठीक बेटा, तो अंबर की छड़ इन्होंने ले लिया, कौन, थेल्स ने, ठीक ना। अंबर की छड़ ले लिया और किस पर रगड़ दिया, ऊन पर, ठीक, ऊन पर रगड़ा इन्होंने, ठीक। हाँ, इन्होंने ऊन पर रगड़ दिया और ऊन पर रगड़ने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो अंबर की छड़ है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल के कणों को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक, आज से लगभग 2500 साल पहले, ठीक, सबसे पहले थेल्स नामक यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स, इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ले लिया, सॉरी अंबर की छड़ जो कि प्लास्टिक की तरह होती है, और इसे ऊन पर रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको ले जाते थे तो, या धूल के कणों के पास, तो आकर्षित होने लगते थे। ठीक, जैसे आप भी कंघे को या पेन को बाल में रगड़ के ठीक कागज के छोटे छोटे टुकड़े को पास लेके जाइए तो आकर्षित होने लगते हैं। ठीक, लेकिन इसके कारण को ये थेल्स नहीं बता पाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इन्होंने अपनी बुक में लिख दिया कि ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और ये कब की बात है, 2500 साल पहले की बात। तो फिर क्या होता है, ध्यान देंगे आप, सन 1600 ईस्वी में, ठीक, सन कब की बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक आ जाते हैं, सॉरी, हाँ, इंग्लैंड, ठीक, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। कौन आते हैं भैया, वो डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक, हाँ, डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं, ठीक। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने कहा कि ये जो, ठीक, इन्होंने क्या बताया कि जो थेल्स बताए हैं कि अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ने पर ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि ये केवल अंबर और ऊन में ही नहीं होता है, ठीक, इसके अलावा कुछ और भी पदार्थ हैं, ठीक, जिनमें ये गुण देखने को मिलता है, समझे आप। तो इन्होंने, ठीक, उन पदार्थों का नाम बताया, उन्होंने कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण देखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया, ठीक, इन्होंने बताया कांच में भी ऐसा देखने को मिलता है, कांच हो गया, ठीक, रेशम हो गया, हाँ भैया, अंबर हो, सॉरी, आबनूस हो गया, आबनूस हो गया, बिल्ली की खाल हो गई, ध्यान दे बेटा, हाँ, बिल्ली की खाल हो गई, ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण देखने को मिलता है, गिलबर्ट ने बताया। ठीक, अब गिलबर्ट ने इतना बताने के बाद इन्होंने कहा कि जब यह गुण, ध्यान दीजिएगा, गिलबर्ट ही वैद्युत आवेश, ठीक, का नाम बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। गिलबर्ट ने बताया कि जिन पदार्थों में यह गुण आ जाता है, ठीक, वो पदार्थ वैद्युतमय हो जाते हैं, वो वस्तु वैद्युतमय हो जाती है, ठीक, वैद्युत आवेशित हो जाती है। तो वैद्युत शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, गिलबर्ट, सबसे पहले, ठीक ना। हाँ, बुक के हिसाब से सबसे पहले गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि ये, यदि, ध्यान दें, ठीक, कि यदि वस्तुओं में ऐसा गुण मिलता है, कौन सा गुण, वही रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और धूल के कणों को आकर्षित करने लगते हैं, तो यदि ऐसा गुण पदार्थ में आ रहा है तो ये कहा जाएगा कि वो वस्तु वैद्युतमय हो चुकी है, वैद्युत आवेशित हो चुकी है। ठीक है, एकदम सही। गिलबर्ट ने सबसे पहले वैद्युत और वैद्युत आवेश का नाम इन्होंने लिया। फिर ध्यान दें बेटा, 1600 के बाद सन 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, ठीक, कब, सन 1750 ईस्वी में, हाँ, सन 1750 ईस्वी में कौन आ जाते हैं, सन 1750 ईस्वी में आ जाते हैं फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन ने, ठीक, सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो आवेश, दो प्रकार के होते हैं। अब कैसे इन्होंने प्रयोग किया, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया। हाँ, देखिए बेटा, तो फ्रैंकलिन ने क्या किया कि कांच की दो छड़ें ले लिया, कांच की दो छड़ें, ठीक, कांच की दो छड़ें, और इन दोनों छड़ों को रेशम पर रगड़ दिया। कांच की दोनों छड़ों को रेशम पर, कांच की दो छड़ ले लिया भैया, समान प्रकार के कांच की दो छड़ ले लिया इन्होंने, और इन दोनों छड़ों को
ये दोनों छड़ें किसकी हैं? कांच की। और इन दोनों छड़ों को किस पे रगड़ लिया? रेशम पे। ठीक, ये रेशम पे रगड़ने के बाद, ध्यान दे बेटा, रेशम पे रगड़ने के बाद इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लटका दिया। ठीक, तो इन्होंने देखा क्या कि ये दोनों कांच की छड़ें, ये दोनों ही ग्लास की छड़ है। ठीक, ये दोनों ही ग्लास की छड़ है। ठीक, और धागे से बांध कर लटका दिया। और धागे से बांध कर लटकाने के बाद इन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसी तरीके से, ध्यान दें बेटा, इसी तरीके से, ठीक, इसी तरीके से गिलबर्ट ने क्या किया कि आबनूस की छड़ ले लिया। इनको किस पर रगड़ा गया? रेशम पर। ठीक, ये रेशम है और रेशम पर, ठीक, रेशम पर इन्होंने रगड़ दिया इसको। ठीक, नहीं, दोनों छड़ों। इसके बाद इन्होंने क्या लिया? ध्यान देगा, ठीक, इन्होंने आबनूस की दो छड़ें ले लिया। किसकी दो छड़ें? आबनूस की। हाँ, ये दोनों छड़ें आबनूस की छड़ें। ये दोनों किसकी छड़ें हैं? आबनूस की छड़ें। और इन दोनों छड़ों को, आबनूस की दोनों छड़ों को किस पे रगड़ लिया? ठीक, बिल्ली की खाल। ठीक, आबनूस की दोनों छड़ों को किस पे रगड़ लिया भैया? ये बिल्ली की क्या है? खाल है। ठीक, कैट्स फर कह सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्ली की खाल। इन्होंने क्या किया? ठीक, इन दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल पर रगड़ लिया। ठीक, और रगड़ने के बाद इन्होंने यहां भी देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो इससे इन्होंने पहले तो सबसे पहले यही रिजल्ट निकाल दिया इन्होंने। किसने? ठीक, किसने भैया? फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने स्पष्ट कर दिया कि जब, ठीक, समान, आप ऐसे सोचिए, जब ग्लास की ही दोनों समान प्रकार की छड़ें और दोनों को ही रेशम पर रगड़ा जा रहा है, तो जिस प्रकार का आवेश इस ग्लास की छड़ पर आएगा, कांच की छड़ पर, ठीक वैसा ही यहां भी कांच की छड़ पर आएगा। और दोनों को जब लटका दिया गया तो दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित। ठीक उसी प्रकार आबनूस की दो, आबनूस की छड़ है, समान प्रकार की है, दोनों को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया। और रगड़ने के बाद ठीक स्पष्ट है कि दोनों में जैसा भी आवेश आएगा समान प्रकार का ही आएगा, और दोनों यहां पर प्रतिकर्षित कर रही हैं। कितना बढ़िया पॉइंट है। ठीक, इससे स्पष्ट हो रहा है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, इसके बाद इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो देखा क्या इन्होंने? ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए बेटा, ठीक, इन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ को ले लिया और किस पर रगड़ दिया? रेशम पर। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ लिया। ठीक, और फिर ध्यान दे बेटा, ठीक ना, और फिर क्या किया इन्होंने? आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को, ध्यान दे, आबनूस की छड़ को, ये किसकी छड़ है? ग्लास की छड़ है। और ये किसकी छड़ है भैया? ठीक ना, ये किसकी छड़ है? आबनूस की छड़ है। ठीक, आबनूस की छड़, एक कांच की छड़ को ले लिया और एक आबनूस की छड़ को ले लिया। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ लिया और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ लिया। और रगड़ने के बाद अब दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लटका दिया। और जब एक दूसरे के पास लटकाया, बेटा ध्यान दीजिएगा, जब एक दूसरे के पास लटकाया तो अब यहां अजीब देखा इन्होंने। और वो क्या देखा? इन्होंने देखा कि ग्लास और ठीक ये किसकी? आबनूस की दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ठीक, और ऐसा देखने के बाद ठीक तब इन्होंने, फ्रैंकलिन ने स्पष्ट कर दिया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं आवेश। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक ना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, ये फ्रैंकलिन नहीं, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। आप सोचिए जरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज एक ही, यदि चार्ज आवेश एक ही प्रकार का होता, यदि आवेश बेटा एक ही प्रकार का होता तो क्या देखने को मिलता? यहां भी दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही होती। यदि आवेश ठीक एक ही प्रकार का होता, जैसा इस पर आवेश आता वैसा इस पर आवेश आता, ठीक, तो इसकी एक छड़ और इसकी एक छड़ को भी यहां पर देखें, जैसा ग्लास पर आवेश है वैसा ये भी ग्लास की छड़ पर दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसा इस आबनूस की छड़ पर आवेश है वैसा इस आबनूस की छड़ पर भी आवेश है, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जैसा इस पर आवेश होता वैसा इस पर आवेश होता और हम लटका देते तो यहां भी प्रतिकर्षण होता, लेकिन प्रतिकर्षण नहीं हो रहा।
यहां पर तो आकर्षण हो गया। इसका मतलब जैसा इस पर आवेश है वैसा ठीक इस पर आवेश नहीं है भैया। ठीक ठीक एक प्रकार का आवेश नहीं है, दोनों छड़ों पर अलग अलग प्रकार का आवेश है। तभी तो यहां आकर्षण होने लगा, यहां अट्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो यहां से स्पष्ट कर दिया फ्रैंकलिन ने कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भैया। ठीक, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यहां पे आवेश दो प्रकार के होते हैं, स्पष्ट हो गया। ठीक, और यहां पे एक आवेश को नाम दिया गया धन आवेश। ठीक, और दूसरे को क्या नाम दे दिया गया, ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज एंड क्या चीज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, और बाद में पता चला कि ग्लास वाली छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ठीक आबनूस की छड़ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, ग्लास की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो यहां इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, जिसके कारण यहां पे एक प्लस हो गया एक माइनस और आकर्षण होने लगता है। यहां पर दोनों कांच की छड़ों को जब रेशम से रगड़ा जाएगा तो दोनों पर ही कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ रिपल्शन होगा। वैसे ही जब दोनों आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाएगा भैया हो, तो दोनों छड़ों पर कैसा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहां भी प्रतिकर्षण होगा। कितना बढ़िया पॉइंट निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक चीज। ठीक, कि जब समान प्रकार के आवेश में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, एकदम याद रखिएगा, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो यहां क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, अब उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। और जब ठीक ये और चीज जो बल लगता है इन आवेशों के बीच, इसे वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल के बारे में आगे हम लोग कूलाम के नियम में क्या खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बेटा ये चीज क्लियर हो गया कि आवेश, इस यहां से फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्पष्ट हो गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक को धन आवेश एक को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियां। ठीक, आवेशन की विधियां हम लोग देखेंगे यहां पे। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, आवेशन की विधियां, तो जानते हैं आवेशन की कुल तीन विधियां होती हैं। ठीक, आवेशन की कितनी विधियां, तीन। आवेशन की कितनी विधियां भैया, तीन। ठीक ना, आवेशन की तीन विधियां हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि। सॉरी, हाँ, पहले को बेटा हम लोग कहते हैं यहां पे चालन विधि। हाँ, चालन विधि पहले को कहेंगे हम लोग, चालन विधि। और दूसरे को ठीक घर्षण विधि। ठीक, या पहले को घर्षण कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ, पहले को हम लोग घर्षण कर लेते हैं और दूसरे को कौन सी विधि, चालन विधि। ठीक बेटा, तो देखें पहले को हम लोग कौन सी विधि कहेंगे, घर्षण विधि। बहुत आसान छोटा सा पॉइंट है, घर्षण विधि। और घर्षण विधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मेथड। हाँ, फ्रैक्शनल मेथड कहेंगे हम लोग पहले को। फ्रिक्शनल मेथड। और दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं चालन विधि। चालन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे, तीसरे को बेटा हम लोग कहेंगे प्रेरण विधि। बहुत आसान पॉइंट है, एक बार सुन लेंगे एकदम तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तीन ये विधियां हैं, क्या चीज, चार्जिंग की। आवेशन की कितनी विधियां, तीन।
एक को हम लोग कहेंगे घर्षण विधि, दूसरे को चालन विधि और तीसरे को प्रेरण विधि। घर्षण विधि, ठीक, अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, कांच वाला, अवनुष वाला, ठीक, ये सब किस विधि के अंतर्गत आएंगे? घर्षण विधि, ठीक, फ्रैक्शनल मेथड। अब घर्षण विधि में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर, जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो ये, ठीक, विधि, आवेशन की यह विधि, उन दोनों पदार्थों में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है? घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड। ठीक, अभी बहुत लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम पीडीएफ से बताएंगे। ठीक, अभी पूरा जितना हम पढ़ाएंगे अभी पूरा पीडीएफ से आपको बताएंगे, और वो पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, और वो भी बिना पैसे में। ठीक बेटा, तो आप लोग बस लगे रहें, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और हम एकदम जी जान से लगे हुए हैं। तो ये घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड। अब हम लोग फ्रिक्शनल मेथड के बाद दूसरा, घर्षण विधि एकदम आसान, आप बताएंगे कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिसके कारण दोनों ही पदार्थ विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाते हैं। तो इस घर्षण, इस विधि को, आवेशन की इस विधि को हम लोग घर्षण विधि। चालन विधि में क्या होता है, जरा ध्यान दें। ठीक, चालन विधि में क्या होता है कि जब, बहुत आसान, जब, ठीक, एक पहले से आवेशित वस्तु है, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु आपने रख दिया, चालक होना चाहिए, कंडक्टर। एक पहले से आवेशित वस्तु है, उसके संपर्क में दूसरी, ठीक, अनावेशित वस्तु रखेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाएगी, यानी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा। और आवेशन की यह विधि क्या कहलाएगी? चालन विधि है, कंडक्शन मेथड है। समझे आप? हाँ, चालन विधि। ठीक, इस चालन विधि द्वारा विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक, आवेश जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब आवेश चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये आवेश, ठीक, आवेशन की यह विधि जो होगी क्या कहलाएगी? चालन विधि। आप पहले से एक आवेशित वस्तु है कोई, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु आपने रख दिया, टच करा दिया, तो दूसरी वस्तु भी यदि आवेशित हो जा रही है, तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है, तो यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है, तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाएगी? चालन विधि है। ये घर्षण विधि रगड़ना पड़ेगा, ठीक, चालन विधि स्पर्श कराना पड़ेगा, ठीक, और दूसरी प्रेरण विधि, ध्यान दें, इसे बेटा हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। हाँ, प्रेरण विधि, इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे क्या? हाँ, इंडक्शन मेथड। ठीक, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। ये प्रेरण विधि क्या है? प्रेरण शब्द किससे उत्पन्न? प्रेरित करना, प्रेरित करना। अब प्रेरित का मतलब दूर से ही टच नहीं करना है, इसमें दूर से ही प्रभावित करना या प्रेरित करना। जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये मेरा हाथ है और ठीक ये आवेशित है, मान लेते हैं धन आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज, चालक है, कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास दूसरे, मान लेते हैं धातु की ही प्लेट है, ये धन आवेशित है। आपने कोई दूसरी धातु की प्लेट जब इसके पास ला देंगे, दूर से ही, ठीक, टच नहीं कराना है, ठीक, टच करा देंगे तो चालन विधि हो जाएगी, ठीक ना, दूर से, ठीक, इसके पास दूसरी वस्तु अनावेशित है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, इसको लाके रख देंगे तो होता क्या है? ध्यान दें बेटा, ठीक, इसके धनावेश के कारण, ठीक, इसके धनावेश के कारण, ठीक, इसके ऋणावेश खींच जाएंगे और इस वाली सतह पर आ जाएंगे ऋणावेश, ठीक, और ऋणावेश इस वाली सतह पर, और इधर क्या हो जाएगा? धनावेश मूव कर जाएंगे इधर, और ऋणावेश इधर मूव कर जाएंगे, जिसके कारण ये वाला सरफेस, ये वाला बाहरी पृष्ठ क्या हो जाएगा? धनावेशित, और अंदर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक, यह वस्तु भी आवेशित हो गई, तो यह आवेशन की विधि क्या कहलाएगी? प्रेरण विधि, यानी प्रेरित कर रही है, ठीक ना, प्रेरित कर रही है। ध्यान दे फिर से, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है धनावेशित है, इसके पास कोई हम अनावेशित वस्तु रख दिया आपने, देखें ये अनावेशित है, अगर यह आवेशित हो गई तो आवेशन की कोई ना कोई विधि ही होगी जिसके द्वारा यह आवेशित हो रही है। तो यहां जो मेथड हम बताने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? प्रेरण विधि। ध्यान दे बेटा, ये आवेशित वस्तु है धनावेशित, इसके पास इसको ला के रखेंगे तो अब क्या होगा? ठीक, इसके धनावेश के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज इस सिरे पे खींच जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएंगे दूसरे पृष्ठ पर। तो ये वाला पृष्ठ ऋणावेशित और ये पृष्ठ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है। ठीक, अब क्या ये आवेशित हो गई, या आप चाहें तो इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। अब यह ठीक प्लेट क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई, केवल ऋणावेश बचा इस पर, और जब केवल ऋणावेश बचा, ठीक, यह आवेशित हो गई, तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाएगी? प्रेरण विधि।
प्रेरण विधि, ध्यान दें आप, मेरी बात सुने, अगर वस्तु को रगड़ रहे हैं और वस्तुएं आवेशित हो जा रही हैं तो घर्षण विधि। ठीक, आवेशित वस्तु से कोई अनावेशित वस्तु टच करा दिया, ये भी आवेशित हो गई, तो ये चालन विधि, इसमें आवेश ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, तो ये चालन विधि। स्पर्श कराने के बाद, रगड़ने के बाद घर्षण विधि, रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह विधि घर्षण विधि, स्पर्श कराने से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है चालन विधि, बिना स्पर्श के जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक, आवेशित वस्तु के पास बिना स्पर्श के दूर से ही, ठीक, यदि यह वस्तु आवेशित हो रही है तो वो केवल और केवल प्रेरण विधि के कारण ही आवेशित होगी। ठीक, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने, ठीक, ये आवेशन की विधियां क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से अब तक जो हमने पढ़ा वैद्युत आवेश में, ठीक, उसको पीडीएफ के द्वारा हम हल्का सा 5-7 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा या बीच में भी कुछ मांगेंगे आप लोग, तो जरूर हम उस पीडीएफ को, ठीक, अपने द्वारा, खुद के द्वारा, अपने हाथों से लिखा हुआ पीडीएफ आपको मस्त तरीके का देंगे और एक भी बोर्ड में क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला बेटा। ठीक, पढ़ाते हुए 19 साल हो गया, 19वां साल चल रहा है और लगातार किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, कहां से आते हैं, ठीक, ये पूरा, ठीक, हम लगातार 19 साल से देख रहे हैं बेटा। ठीक, तो इस तरीके से आपको लास्ट में एक रिवीजन क्लास भी चलाएंगे और यहां पर क्या है, पढ़ाने का तरीका आपको बता देते हैं कि जैसे ही चैप्टर, पहले तो चैप्टर में पूरा एग्जाम्पल, सवाल न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल देते रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के निचोड़ कुछ एग्जाम्पल 15 से 20 सवाल, 20 सवाल, ठीक, आपको देंगे। इसके अलावा फिर एनसीईआरटी के पूरे सवाल आपको क्या करेंगे, हम बताएंगे एक तरफ से, और तब जाके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे बेटा। ठीक, लेट थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया हुआ है, पूरी व्यवस्था करनी थी और लगातार कई महीनों से हम नौकरी की वजह से बिजी थे और जिसके कारण टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी टाइम से खत्म करेंगे, उससे पहले खत्म कर देंगे। इतना मेहनत करेंगे कि आपको एकदम पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट टाइम से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसको पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं और मेरे हाथों से बनाया हुआ नोट्स है और टाइप करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यदि टाइप हो जाता है तब तक, उससे पहले हम हाथ से ही बना के नोट्स देंगे। थोड़ा सा ये गड़बड़ी हुई है कि थोड़ा दूरी से हो गया है और बड़ा लिख दिया हमने, इसको छोटे में लिखेंगे और सुंदर तरीके से और बढ़िया लगेगा आपको। तो आप इसको बिना पैसे के आपको मिल सकता है, ठीक ना। आप देखते रहें, ध्यान दीजिएगा बेटा, और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इस नोट्स को। देखें, और एक नंबर इधर उधर नहीं हो सकता, पूरे कोर्स का निचोड़ है और एकदम बढ़िया से डिटेल में सब कुछ, सवाल सहित सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। एग्जाम्पल भी मिलेगा, अलग से सवाल भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के भी पूरे के पूरे सवाल एक तरफ से हम कराएंगे। तो ध्यान दें बेटा, इसमें है क्या, फिजिक्स। अब क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा हमने जो अभी अपने से खुद से पढ़ाया था उसी को नोट्स के फॉर्म में हम यहाँ पे बता रहे हैं। 5 मिनट लगेगा, ठीक, यहाँ पे फट से, क्योंकि पढ़ा दिया है हमने, उसी को हल्का सा इस पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज कर देते हैं। ध्यान दें बेटा, तो क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, ठीक, 2 पार्ट पढ़ना है हम लोगों को, फर्स्ट और सेकेंड। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट में ही देखेंगे। ठीक, फर्स्ट में बेटा, फर्स्ट में 2 यूनिट हम लोगों को पढ़ना होता है, जो कि अभी बताया हमने। 2 यूनिट है, एक को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत गतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत गतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, स्थिर आवेश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत गतिकी में क्या होता है बेटा, गतिमान आवेश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ध्यान देते रहे आप। इसमें जो अब जो स्थिर वैद्युतिकी यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं और इकाई सेकंड में कितने चैप्टर है, मैंने बताया था। इकाई फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर हैं और वैद्युत गतिकी में कुल कितने, 6 चैप्टर हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखें आप सभी, हाँ देखें, चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं संधारित्र। इन दोनों चैप्टरों को हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, पहले और दूसरे चैप्टर। पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और दूसरा चैप्टर वैद्युत, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त कठिन चैप्टर है थोड़ा, लेकिन एकदम आसान कर देंगे हम, ध्यान से देखते रहें। ठीक, अब देखो बेटा, और तीसरा चैप्टर यहाँ पे होता है वैद्युत धारा।
जिसमें इकाई सेकंड है, और इकाई सेकंड में क्या है, वैद्युत गतिकी। जब आवेश चलने लगता है तो यहाँ पे कितने चैप्टर हैं, कुल 6 चैप्टर हैं। ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तीसरा चैप्टर कौन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत धारा। चौथा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। छठवां क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जैसा कि देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। और आठवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इतने कुल चैप्टर हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में पढ़ने, फर्स्ट पार्ट में, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में इतने कुल 8 चैप्टर पढ़ने हैं एनसीईआरटी या एसईआरटी से। ठीक है, अब इसमें ध्यान दें, स्थिर आवेश, नोट का पॉइंट एकदम याद रखिएगा, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। ये स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, पीडीएफ से भी स्टार्ट कर देते हैं। फट से देखिए आप, ठीक, कितना बढ़िया, कितना मेहनत से हमने पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसे ध्यान दें बेटा। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में, चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी जो हमने बताया वही चीजें यहाँ पे एकदम वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, हालांकि पढ़ करके हम सुना देते हैं आपको। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है तथा इनसे प्रभावित होती है, ठीक, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, इनसे प्रभावित होती है वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, ध्यान दें बेटा, किसी वस्तु का, हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण, ठीक, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, ध्यान दें, हाँ, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है, और ठीक, उत्पन्न कर देती है अथवा उनसे प्रभावित भी होती है वस्तु, तो वो गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, जैसा कि अभी अभी बताया था हमने, ठीक, मैं पढ़ाते वक्त खूब बढ़िया से बताया था। अब वैद्युत आवेश की खोज, इनके बारे में कैसे, ठीक, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, इसका पता कैसे चला, ये नाम कैसे पड़ा, सारी चीजें आप यहाँ देखने वाले हैं। जैसा कि देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश की खोज अब से लगभग कितने साल, 2500 साल पहले, ठीक ना, 2500 साल पहले यूनान के दार्शनिक कौन से थे, थेल्स, ठीक, बता चुके हैं, खूब बढ़िया से हमने पढ़ाया हुआ है, बस पीडीएफ से हल्का सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से लगभग 2500 साल पहले यूनान के दार्शनिक कौन से थे, थेल्स थे, ने बताया कि जब अंबर की छड़ को ऊन पर, ठीक, ऊन पर रगड़ा जाता है तो अंबर की छड़ कागज, धूल आदि के छोटे छोटे कणों को क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। थेल्स इस कारण को, ठीक, बता स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर, ठीक, ये क्यों हो रहा है। थेल्स ने भैया, ठीक, थेल्स ने ऐसा बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके कारण को स्पष्ट नहीं कर पाए। थेल्स ने क्या बताया, थेल्स ने बताया कि जब अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ा जाता है तो अंबर की जो छड़ है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। ठीक, लेकिन क्यों आकर्षित कर रही है ये क्लियर नहीं था। किसको नहीं था, ठीक, किसको नहीं था भैया, ये थेल्स ने ये बताया। अब देखिए आगे क्या होता है, जरा ध्यान दें आप, आगे क्या घटनाएं घटती हैं, जरा देखें आप लोग। हाँ, आगे देखें बेटा, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि ऐसा गुण केवल अंबर में ही नहीं पाया जाता। ये गुण केवल अंबर में ही नहीं है, ठीक, यह गुण तो कांच, ठीक, ये गुण बेटा ध्यान दें, ये गुण किसमें, कांच में, रेशम, आबनूस, ठीक, बिल्ली की खाल आदि की छड़ आदि में भी पाया जाता है। जैसा कि खूब डिटेल में, खूब बढ़िया से हमने पढ़ाया हुआ है आपको, ये आदि में भी पाया जाता है। इस गुण को इन्होंने वैद्युत नाम दिया। वैद्युत नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, गिलबर्ट ने इसे वैद्युत नाम दिया तथा इन्होंने बताया कि यह गुण आने के बाद वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। ये गुण जिन जिन वस्तुओं में दिखाई देता है, ये कहा जाता है कि वस्तु विद्युतमय हो गई है। वस्तु क्या हो गई है, विद्युतमय हो गई है, विद्युत आवेशित हो गई है। तो विद्युत शब्द या विद्युत आवेश शब्द देने का नाम, ठीक, देने का श्रेय किसको जाता है भाई, गिलबर्ट को। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब वैद्युत आवेश हो गया। अब वैद्युत आवेश के प्रकार,
तो जरा ध्यान दें बेटा, वैद्युत आवेश के प्रकार सर्वप्रथम सन 1750 ईस्वी में एक नए वैज्ञानिक आ जाते हैं। सबसे पहले थेल्स, फिर गिलबर्ट आ गए जिन्होंने वैद्युत नाम दिया, ठीक। और फिर इसके बाद वैद्युत आवेश के प्रकार, ध्यान दें बेटा, वैद्युत आवेश के प्रकार, यहाँ वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक, ध्यान दें आप। सर्वप्रथम सन 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे? फ्रैंकलिन। ठीक, सन 1750 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि जब दो कांच की छड़ों को रेशम, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट, जब दो कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के पास धागे से लटकाने पर दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार दो आबनूस, खूब बढ़िया से बताया हुआ हमने, एकदम बढ़िया से, ठीक। इसी प्रकार ठीक दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों छड़ों द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया जाता है। मतलब कांच की दो छड़ों को ठीक रेशम पर रगड़कर लटका दिया, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर, दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल पर रगड़कर लटका दिया, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो दोनों आबनूस की छड़ों को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश होगा। कांच की छड़ को, दोनों कांच की छड़ों को रेशम पर रगड़ दिया गया, ठीक, तो दोनों कांच की छड़ों में भी समान प्रकार का ही आवेश होगा। और इनको लटकाने पर, दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास लटकाने पर प्रतिकर्षित कर रही हैं, दोनों आबनूस की छड़ों को एक दूसरे के पास लटकाने पर प्रतिकर्षित कर रही हैं। स्पष्ट हो गया भैया, स्पष्ट हो गया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या यहीं तक? नहीं, आगे अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक ना। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, फिर कहते हैं ये इन्होंने क्या किया, परंतु जब एक कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर तथा आबनूस की छड़ को, ठीक, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास, ठीक, धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अब दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। अब देखिए, अब जब दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ध्यान दें, लटकाने पर अब दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब इससे क्या, इससे स्पष्ट होता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। सही बात। अगर यहां भी अगर एक ही प्रकार का आवेश होता, ठीक, तो यहां पर भी प्रतिकर्षण ही होता, लेकिन आकर्षण हो गया, इसका मतलब आबनूस की छड़ पर अलग प्रकार का आवेश है और कांच की छड़ पर अलग प्रकार का आवेश है। यही चीज यहां बताने की कोशिश किया हमने। ध्यान दें, यदि आवेश एक ही प्रकार का होता तो यहां भी प्रतिकर्षण होता। इससे स्पष्ट हो गया कि कांच की छड़ एवं आबनूस की छड़ पर अलग अलग प्रकार के आवेश हैं। कांच की छड़ को धनावेश तथा आबनूस की छड़ को ऋणावेश नाम दिया गया। अर्थात यहाँ फ्रैंकलिन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक को धनावेश और दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें आप, एक बार नोट्स ठीक पढ़ लेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भैया, ठीक ना। इतना डिटेल में एक बार देख रहे हैं, कितना बढ़िया से डिटेल में हमने पढ़ा दिया। अब दूसरी बार आपको इस पीडीएफ के द्वारा पढ़ा दिया हमने, और फिर ये पीडीएफ आप तक हमने पहुंचा दिया। ठीक, इससे ज्यादा कौन मेहनत करेगा? अब आपको मेहनत करना है बेटा, ठीक ना, लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे बहुत तकलीफ होगी, ठीक, एकदम आत्मा से बोल रहा है, मेहनत करिए, एकदम मेहनत से पढ़िए, ठीक। अब देखिए बेटा, वैद्युत आवेशन की विधियां, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, वैद्युत आवेशन की विधियां। वैद्युत आवेशन की विधियां, ठीक, और जानिए हमने बताया हुआ है कि वैद्युत आवेशन की कितनी विधियां हैं? तीन, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तीन है, घर्षण विधि रगड़कर, चालन विधि एक दूसरे से स्पर्श कराकर, और प्रेरण विधि एक दूसरे के पास, आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को ले जाते हैं, तो वहां प्रेरण विधि होती है। बहुत शॉर्ट में, ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से हमने बताया हुआ है। पहली घर्षण विधि, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश, एकदम क्लियर है, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं आवेश से निहित हो जाती हैं। आवेशन की यह विधि घर्षण विधि है। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएंगे, जिससे निकलेंगे उस पर धन आवेश और जिसमें प्रवेश करेंगे उस पर ऋण आवेश। दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाएगी? घर्षण विधि। ठीक, एकदम सही, मस्त। अब दूसरी, जैसे इसी का एग्जाम्पल कौन है? कांच।
कांच की छड़ को आप रेशम पर रगड़ रहे हैं, अमनुष की छड़ को बिल्ली पर रगड़ रहे हैं, तो ये घर्षण विधि से ठीक रेशम की छड़ को जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कांच से निकल के रेशम में जाएंगे, तो कांच धनावेशित हो जाता है, रेशम ऋणावेशित, तो दोनों आवेशित हो गए। तो आवेशन की यह विधि क्या हो गई? घर्षण विधि। एकदम मस्त। आगे देखिए बेटा क्या होने वाला है। दूसरी विधि कौन सी है? चालन विधि। ठीक, दूसरी विधि आप कंडक्शन मेथड, चालन विधि, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी विधि कौन है? चालन विधि। जब किसी आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराया जाता है, जब कोई आवेशित वस्तु है से किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराया जाता है, तो आवेश अनावेशित वस्तु, कोई भी आवेशित वस्तु है, इसको अनावेशित वस्तु से टच करा दिया तो निश्चित रूप से आवेश आवेशित से अनावेशित में जाएंगे, और जब आवेश आवेशित से अनावेशित तो अनावेशित भी आवेशित हो गई। तो यहां भी तो आवेशन हो रहा है। तो आवेशन की यह विधि कौन सी विधि है? चालन विधि। स्पर्श कराने के बाद ठीक जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जाने लगते हैं तो वो कौन सी विधि है? चालन विधि। फिर बेटा ध्यान दें आप, दूसरी विधि कौन विधि है? प्रेरण, इंडक्शन मेथड। तीसरी विधि यहां पे कौन सी विधि है? प्रेरण विधि। ठीक, जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाती है, ठीक, तो प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु का अंदर वाला भाग ऋणावेशित तथा बाहर वाला भाग धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। एकदम सही हमने बताया, अभी समझाया अभी ठीक पढ़ाते वक्त, कि मान लेते हैं ये कोई आवेशित वस्तु, इसके पास कोई अनावेशित, तो ये धनावेशित है मान लेते, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अंदर वाला सिरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित, बाहर क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो ये अनावेशित थी इससे पहले, लेकिन जब धनावेशित वस्तु के पास ला दिया तो इसका एक पृष्ठ ऋणावेशित, दूसरा धनावेशित, आवेशित हो गई। तो आवेशन की यह विधि क्या कहलाएगी? प्रेरण विधि। या आप चाहेंगे तो इसको आप पृथ्वी से कनेक्ट कर दीजिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अब यह वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो गई। तो यहां पर भी पहले तो अनावेशित थी, अब ऋणावेशित हो गई, तो इसका मतलब आवेशन तो हुआ। तो ये भी आवेशन की विधि है, और इसे क्या कहते हैं? प्रेरण विधि। एकदम मस्त, ठीक ना। इस तरीके से बेटा आज का क्लास समाप्त हुआ, और उम्मीद है कि आपको काफी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और आप कोशिश करें एकदम ठीक मस्त रहें, व्यस्त रहें, और पढ़ाई में व्यस्त रहें, किसी और काम में न व्यस्त रहें। ठीक, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक बेटा, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।